हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी का पहला भाग। खतरनाक प्यार भाग 1। दिल्ली शहर एक बड़े एवं आलीशान घर के हॉल के अंदर एक लड़की जो लगभग 10 साल की लग रही थी और एक औरत जो लगभग 35 साल के आसपास थी, दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। लड़की क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मॉम, आप क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हो? डैड ने बोला है ना कि वह कल शाम तक आ जाएंगे, वह सिर्फ एक मीटिंग के लिए ही तो जा रहे हैं। कहने को वह लड़की काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग और बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज था। आज उसकी माँ सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके डैड आज एक मीटिंग के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वह आज ना जाए, क्योंकि आज उनके साथ सुबह से ही बहुत सारे अपशगुन हो रहे थे। इसलिए उनका मन बहुत घबरा रहा था कि कुछ गलत तो ना हो जाए। उसकी माँ बोली, देख कायरा, तू ना अपने डैड को क्यों नहीं समझाती कि वह आज ना जाए और मेरे सामने से ये क्यूट सा फेस बनाना बंद कर। उस लड़की के गालों पर एक स्माइल आ जाती है, जिससे उसकी फेस पर डिम्पल पड़ रहे थे। वह फिर से बोली, मम्मा, डैड हर बार जाते थे ना, उन्हें कुछ होता था नहीं ना, क्योंकि मेरे डैड हीरो हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर साक्षी जी बोली, लेकिन बच्चा, आज की बात अलग है। वह बोल ही रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, अरे साक्षी, अब तुम मेरी ऐसे ही टेंशन लेती रहोगी? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड्स भी तो जा रहे हैं ना, तो तुम इतनी ज़्यादा क्यों चिंता कर रही हो? ये हैं मिस्टर रणवीर सिंह, दिल्ली के टॉप के बिजनेसमैन में से एक। अब जब वो अब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो दुश्मन भी कई सारे हैं। यह आवाज़ सुनते ही कायरा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वह जल्दी से अपने डैड के पास गई और मुस्कुराकर बोली, डैड, देखिए ना मम्मा कितनी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। कायरा की बात सुनकर रणवीर जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुराकर कहा, हाँ कायरा, तेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और उसकी नाक पर अपनी एक उंगली फेरी। यह सब देखकर साक्षी जी बोली, हाँ अब हो गया, अब पिता और बेटी का खेल शुरू। मतलब आप लोग अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। और वह गुस्से में दोनों को एक दूसरे को देखकर उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर कायरा और रणवीर जी ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और फिर कायरा उसकी गोद से नीचे उतर गई। फिर रणवीर जी साक्षी जी की ओर बढ़े और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तो कायरा अपनी दोनों हाथों से तालियां बजाने लगी। तो साक्षी जी के गाल गुलाबी हो गए थे। वह बोली, क्या हरकत है, दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी बच्ची सामने है? इस पर रणवीर जी बेशर्मी के साथ बोले, तो क्या हुआ? अब आप नाराज हो रही हैं तो हमें मनाना भी तो चाहिए। और वे उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। साक्षी जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, उतारिए मुझे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आने की आवाज़ सुनाई दी। तो साक्षी जी ने कहा, अरे अब छोड़ो मुझे। इस पर उन्होंने उसे नीचे उतार दिया और सब लोग गेट की तरफ देखने लगे। वहाँ से एक आदमी अंदर आया। वहाँ पर काम कर रहे नौकरों ने एक ने उनका बैग ले लिया और वह आगे बढ़े। रणबीर जी ने उन्हें देखा तो बोले, अरे चेतन, मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे आना हुआ? उनकी तरफ दोनों हाथ फैलाकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। वहीं चेतन जी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो बोले, अरे हमें लगा कि हमारे दोस्त बहुत बिजी रहते हैं, तो क्यों ना हम ही मिलाएं। और उनके गले लग गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। वहीं उन्हें देखकर कायरा भी उनकी तरफ भाग कर आई और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, नमस्ते चाचा जी। यह सुनकर चेतन जी ने कायरा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, नमस्ते प्रिंसेस। और अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस किया। कैसी हैं आप? इस पर कायरा ने मासूमियत के साथ जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, आप देख सकते हैं। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे थे और साक्षी जी ने उनके पास आते हुए कहा, आइए भाई साहब। जिस पर उन्होंने चेतन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, अब बात ना बहुत हो चुकी है, मुझे तो अब जोरों से भूख लगी है और मैं यहाँ पर खासकर आपका खाना खाने के लिए आया हूँ, तो अब जाएं और हमारे लिए अच्छा सा डिनर बना दें। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे, क्योंकि सब लोगों को पता था कि चेतन जी खाने की कितने शौकीन हैं। अब तो शाम के 7 बज रहे थे। साक्षी जी ने कहा भी किचन की तरफ चली गई और चेतन जी कायरा के लेकर सोफे पर चल जाकर बैठ गए और उनके साथ रणवीर जी भी आ गए। चेतन जी जो मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे,
फिर यूं ही कहें कि टॉप बिजनेसमैन में से एक थे। उनकी कई सारी कंपनियां थीं और दोनों आपस में बातें करने लगे। रणबीर जी बोले, यहाँ पर आना कैसे हुआ तुम्हारा? तुम तो हमेशा बिजी ही रहते हो। उनकी बातें सुनकर चेतन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, बिजी तो मैं रहता हूँ। यहाँ पर एक मीटिंग के सिलसिले में ही आया था। मीटिंग हो गई तो सोचा कि तुमसे भी मिल रहा हूँ और आज रात ही निकल जाएंगे। इस पर रणवीर जी ने मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आज रात हमें भी मुंबई ही निकलना है। हमारी भी एक मीटिंग है। इस पर चेतन जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हाँ ठीक है, फिर हम साथ में ही चलेंगे। उनकी बात सुनकर रणवीर जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कर दिया और दोनों आपस में ही बातें करने लगे। तब तक साक्षी जी ने डिनर रेडी कर लिया और सबको बुलाने आई और सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। साक्षी जी ने सबको खाना सर्व किया और सब लोग खाना खाने लगे। खाना का पहला और अपने मुंह में डालते हुए चेतन जी ने कहा, वाह भाभी वाह, क्या खाना बना है, ऐसा तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती है। उसकी बात सुनकर साक्षी जी ने मना करते हुए बोली, अरे भाई साहब, हमें अपनी पत्नी से कंपेयर मत कीजिए। वह भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं। अगर आपने कुछ भी उनके बारे में कहा तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि आपके लिए खाना ना बनाई है। सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। सब ने खाना खत्म किया और सब लोग मुस्कुरा खत्म किया, जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर साक्षी जी ने जल्दी से कायरा को पकड़ा और उनकी आंखों में डर दिखने लगा। वहीं रणवीर और चेतन जी दोनों अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने गन्स को निकाल लिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने गेट खोलकर देखा तो वहां पर कई सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़ी हुई थी। यह देखकर दोनों हैरान हो गए, क्योंकि सिंह मैंसन में कम से कम 100 से बहुत ज़्यादा अधिक बॉडीगार्ड थे और सभी के सभी जमीन पर पड़े हुए थे। वह दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे। साक्षी जी कायरा को पकड़े हुए खड़ी थी। तभी उन्हें लगा कि खिड़की से अंदर कोई आया है और उधर बाहर से दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भाग रहे थे। वह दोनों साक्षी जी के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी साक्षी जी कायरा ने खिड़की की तरफ देखा तो साक्षी जी की माथे के बीचों बीच एक गोली आकर लगी और वह नीचे फर्श पर गिर पड़ी। यह देखकर कायरा एकदम से सदमे में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। रणवीर जी और चेतन जी दोनों घबरा गए। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और जल्दी से अपनी गन उठाकर एक शूट किया। वह आदमी भी फर्श पर गिर पड़ा। दोनों साक्षी जी के पास पहुंचे। रणवीर जी ने साक्षी जी के सिर को अपनी गोद में रखा और बोले, नहीं साक्षी, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, उठो। उनकी बात को सुनकर साक्षी जी ने एक मुस्कान दी और उन्होंने कायरा की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उनकी आंखें बंद हो गई। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी रणबीर जी को एहसास हुआ कि कुछ और लोग भी अंदर आने वाले हैं। यह देखकर उन्होंने चेतन जी से कहा, सुन यार, तुझे एक काम करना है, यहाँ से कायरा को मुंबई लेकर जा। वह यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जल्दी कर। उनकी बात सुनकर कायरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। रणवीर जी ने कायरा को गले लगाकर कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है ना। उनकी बातों को सुनकर कायरा की आंखों से आंसू रुकने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से कहा, डैड। इस पर रणवीर जी ने झट से कायरा को चेतन जी को सौंपा और उन्होंने भी कायरा को अपनी गोद में उठाया और दूसरे रास्ते से बाहर की ओर जाने लगे। कायरा अभी भी रोए जा रही थी और वह रणवीर जी से को खुद से दूर होते देख रही थी। तभी दरवाजे से कम 10 से 20 लोग अंदर आए और जिनमें से एक आदमी बाहर निकल आया। जब रणवीर जी ने उसे देखा तो उन्होंने अपनी गन को कसकर पकड़ लिया और गुस्से के साथ बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिसका नमक खाया उसको ही धोखा देने की? तो वह शख्स बोला, अरे भाई, नमक वह भी आपका। मैंने कंपनी में दिन रात मेहनत की, फिर भी आपने मुझे वहां से निकाल दिया। उसकी बातों को सुनकर रणवीर जी गुस्से से बोले, तुम मेहनत नहीं करते थे, तुम्हें पता है ना तुम क्या करते हो? मेरे पीठ पीछे वो तुम इलीगल काम करते थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रोहित। तुमने अपनी भाभी को। यह सुनकर रोहित बोला, भाभी? अरे कहाँ की भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुझे कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाला और तो और आपने मुझे इस घर से भी बाहर निकाल दिया। आपको पता भी है कि मुझे पर क्या बीती है। चलो कोई बात नहीं, अब जब भाभी ऊपर जा ही चुकी हैं तो आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है। और उसने अपनी गन निकाली तो रणवीर जी ने अपनी जान को उसकी तरफ चलाने के लिए जैसे ही ट्रिगर पर हाथ रखा, वैसे ही रोहित ने जल्दी से उन्हें शूट कर दिया। यह सब कायरा ने देख लिया था। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वह जोर से चीखी, डैड। वहीं जब
रोहित ने कायरा की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, पकड़ो उन दोनों को, यहाँ से जाने नहीं चाहिए। उनकी आवाज़ को सुनते ही सब आदमी चेतन जी के पीछे दौड़े। चेतन जी ने जल्दी से सिंह मैंसन में बाहर निकले और कार में जल्दी से सिंह मैंसन और कायरा को कार में बिठाया और उन्होंने अपनी गन वहां पर रखी हुई सारी गाड़ियों के टायर्स पर एक एक करके गोली चला दी और फिर जल्दी से कार में बैठकर जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा दिए। वहां पर उनका प्राइवेट जेट पहले से ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने कार की स्पीड बढ़ा दी, शीशे को नीचे करके वहां रखी हुई सारी गाड़ियों के टायर पर एक एक गोलियां चला दी और वे वहां से निकल गए। यह देखकर रोहित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह गुस्से के साथ बोला, जल्दी से पकड़ो उन्हें। उनकी बातों को सुनकर उसके एक बॉडीगार्ड ने कहा, लेकिन सर, सारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। जब रोहित ने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसने अपना सर पकड़ लिया। चेतन जी कार को ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंच गए। कायरा कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, वह बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे एक सदमा लगा था। कुछ देर पहले ही वह लोग कितने खुश थे और अचानक से यह सब हो गया था। चेतन जी ने उसका सीट पर बोला और अपने प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए निकल गए। 8 साल बाद मुंबई शहर, एक आलीशान घर में जिसके बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था मेहरा मेंशन। सुबह के 3 बज रहे थे। एक बड़े से कमरे में जिनकी दीवारों का रंग ब्लैक एंड वाइट था और कमरे में भी सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट कलर की थी। एक बड़े से बेड पर एक लड़की सो रही थी। उसने सफ़ेद ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। जबकि कमरे में एसी चल रहा था। वह अपना चेहरा इधर से उधर कर रही थी। शायद वह कोई बुरा सपना देख रही थी। तभी उसकी एकदम से नींद खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। वह उठकर चिल्लाती है, डैड। फिर एकदम से कमरे में शांति पसर जाती है। वह अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर रख लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे यह सपना हर रोज आया करता था। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रोहित सिंह। उस लड़की के बाल खुले हुए थे। कहने को वह सोकर उठी थी, लेकिन अभी भी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसकी नीली गहरी आंखें, जिनमें इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, गुलाब की पंखुड़ियों के समान सुर्ख गुलाबी होंठ, दूध जैसे सफ़ेद और मुलायम स्क्रीन। उसने सफ़ेद रंग का नाइट गाउन पहन रखा था। उसने अपनी आंखों में आंसुओं को साफ किया और फिर वह बेड से खड़ी होती है और स्टडी रूम में जाती है। वहाँ पर एक तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर वह एक बटन प्रेस करती है और तभी वहाँ पर एक सिगरेट रूम का दरवाज़ा खुलता है। वह उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लाइंस में रखे हुए थे। कंप्यूटर्स की स्क्रीन अभी भी ऑन थी। वह एक कंप्यूटर के सामने जाती है और उसके चेयर खींचकर उस पर बैठ जाती है और वह कंप्यूटर पर शो हो रही जानकारी को देखती है। फिर उसके हाथ एकदम से कीबोर्ड पर जल्दी से चलने लगते हैं। उसके हाथ जितनी जल्दी स्पीड पर चल रहे थे, यह देखकर कोई भी हैरान हो जाता। कायरा इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, या फिर यह कह सकते हैं कि वह इंटरनेट वर्ल्ड की क्वीन थी। क्रिस नाम का एक हैकर है, अननोन एज, अननोन जेंडर, अननोन लुक्स, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। इसको ढूंढने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने प्रयास किए। उसे 7 समंदर पार तक ढूंढा, लेकिन वह किसी के भी हाथों में नहीं लगी। जबकि कुछ विदेशी लोगों ने उसके पीछे अपनी मिलिट्री सैटेलाइट तक लगा दी थी, लेकिन कायरा ने सभी सैटेलाइट को भी नष्ट कर दिया था। वह कम से कम आधे घंटे तक लगातार कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाती रही और उसका चेहरा पूरी तरीके से सीरियस दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका चेहरा नॉर्मल हो गया और उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगली चलाना बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। फिर वह खड़ी होकर वापस अपने कमरे में आ गई और जॉगिंग सूट पहनकर और हेडफोन और एक एनर्जी शेक की बोतल लेकर वह अपने कमरे से बाहर निकली। और अभी तक घर में कोई नहीं जागा था। वह गेट की तरफ गई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मेहरा मैंशन के बाहर काफ़ी बॉडीगार्ड थे। वहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती थी। जब उन्होंने कायरा को घर से बाहर निकलते देखा तो सब ने सर झुकाकर उसे गेट किया और कायरा एक बड़े से ग्राउंड की तरफ चली गई और अपने हेडफोन को अपने कानों पर लगाया और वह दौड़ने लगी। कुछ बॉडीगार्ड ने उस पर निगाह रखे हुए थे। वह 1 घंटे तक लगातार दौड़ती रही, लेकिन हैरानी की बात इस चीज़ की थी कि वह अभी तक भी थकी नहीं थी। वह मेहरा मैंशन वापस आई और जिम वाली रूम की तरफ जाने लगी। वह अंदर गई तो उसने देखा कि एक लड़का बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए पंचिंग बैग पर पंच कर रहा है।
जब उस लड़के ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, कायू, तू आगे। उसकी यह बोलने पर कायरा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके कारण उसने उस लड़के को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और अपनी एक्सरसाइज करने लगी। यह देखकर उस लड़के ने कायरा को घूर कर देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, कायू, कोई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो तुम्हें खुद को बचाने की ज़रूरत है। जब उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुना तो उसका हाथ एकदम से एक पल के लिए रुक गए और फिर उसने अपनी शांत आंखों के साथ उस लड़के की तरफ देखा और अपने ठंडे और शांत लहजे में बोली, ये होना इम्पॉसिबल है। आपको इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब उसकी कही हुई बात को उस लड़के ने सुनी तो उसका मुंह बन गया और उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझे क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं तेरा भाई हूँ तो मुझे तो चिंता होगी ना। और ये तो हमेशा रूखी सूखी बात क्यों करती रहती है? थोड़ा अच्छे से बोल लिया कर, पता नहीं कैसी बहन दी है भगवान ने। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों करके देखा और अपने रूखे सूखे अंदाज में बोली, हाँ ठीक है, किसी और को अपनी बहन बना लीजिए जाकर। जब उसकी कही हुई बात को आदित्य ने सुना तो उसका मुंह बन गया। साथ ही उसके आगे वह कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कुछ भी कहेगा तो भी कायरा पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इसीलिए उसने अपना मुंह बनाकर अपने मन में कहा, ये नहीं सुधरेगी। हे भगवान, कुछ तो कीजिए इसका। जब यहाँ पर आई थी तब तो मैं इस लड़की को पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि जब देखो तब ये अपनी ख्यालों में ही घूम रहती थी और यह अभी तक वैसी की वैसी है। अभी भी इसमें कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल वैसे ही वैसी सड़ू और जिद्दी, रूड। यह सब कहते हुए वह कायरा की तरफ देखे जा रहा था और वह याद करने लगा जब 8 साल पहले कायरा मुंबई आई थी। फ्लैशबैक। 8 साल पहले चेतन जी का प्राइवेट चॉपर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और उन्होंने कायरा के हाथ को पकड़ा और हेलीकॉप्टर से बाहर आई। कायरा बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वह एयरपोर्ट से बाहर आई तो देखा कि ब्लैक कलर की कारें लाइन से लगी हुई हैं और बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे। उन्होंने जब चेतन जी को देखा तो जल्दी से उन्हें प्रोडक्ट करने लगे और ले जाकर कार में बैठा दिया। मेहरा मेंशन की तरफ निकल गए थे। मुंबई के जाने माने मेहरा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चेतन मेहरा थे, जो कि मुंबई के टॉप 10 बिजनेसमैन से एक थे। कार जाकर एक बड़े से घर के सामने रुकी। घर बाहर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। कार के रुकते ही उन्होंने कायरा को उसके हाथ को पकड़कर बाहर निकाला। कायरा अभी भी बिल्कुल चुप थी। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कहाँ जा रही है और उसके आसपास क्या हो रहा है। वह बस कहीं खोई खोई सी दिखाई दे रही थी। वहीं चेतन जी उसे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे, लेकिन वह इस चेहरे पर बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे थे। वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट को लाकर कायरा को लेकर अंदर ले जाने लगे। घर के बाहर से बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। कायरा को अंदर ले जाकर एक सोफे पर बिठाया। तब तक उसकी पत्नी मिसेस अनामिका मेहरा और उनका छोटा बेटा आदित्य मेहरा, जो कायरा से 4 साल बड़ा था, वह भी उनके साथ आया। मिसेस मेहरा को पहले ही सबके बारे में बता दिया गया था, जिसके कारण उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे और कायरा के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। वह हॉल में आई और उन्होंने सबसे पहले अपनी उदासी भरी आंखों से चेतन जी की तरफ देखा और फिर उन्होंने मासूम सी कायरा की तरफ। लेकिन उन्हें पता था कि इस वक्त खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने खुद को संभाला और अपने हाथ में लिए हुए ट्रे में से उन दोनों को पानी दिया। कायरा के पास बैठ गई। कायरा अभी भी सर नीचे किए हुए बैठी थी, मानो जैसे वह होकर भी वहाँ पर नहीं थी। उसी तरीके से देखकर उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ कर लिया। वहीं आदित्य बस खड़ा कायरा को एकटक देखे जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब कायरा उन्हीं के घर में रहने लगी थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था और कायरा को अडॉप्ट कर लिया था। उसकी पहचान भी चेंज कर दी गई थी। अब वह कायरा सिंह से कायरा मेहरा बन चुकी थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस चुप चुप रहती थी। आदित्य यह सब देखता रहता था, लेकिन उसे कायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
इसलिए वह हमेशा ही बस उसे इग्नोर किया करता था, क्योंकि उसके आने के कारण उसके मॉम और डैड दोनों ही हमेशा बस उसकी ही फिक्र किया करते थे। उस पर तो दोनों में से कोई भी ध्यान ही नहीं देता था, जिसके कारण आदित्य को धीरे धीरे ही कायरा से नफरत हो गई थी। लेकिन एक दिन जब आदित्य गार्डन में खेल रहा था, तभी उसकी गेंद जाकर सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। वह उसे उठाने के लिए बढ़ गया। उसने देखा नहीं था कि एक कार भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही थी। वहां पर खड़ी हुई कायरा ने यह सब देख लिया था और तेजी से उसकी ओर भागी। वह कार काफी ज्यादा स्पीड में थी और आदित्य से टकराने की ही बारी थी कि कायरा ने जल्दी से जाकर आदित्य को दूसरी साइड धक्का दे दिया। इस धक्के से आदित्य संभल नहीं पाया और वह सड़क की दूसरी साइड जा गिरा। लेकिन कायरा वहां से हट नहीं पाई, जिसके कारण वह कार जाकर कायरा से जा टकराई और फिर एक काफ़ी तेज आवाज़ हुई। साथ ही कायरा हवा में उड़ती हुई सड़क के दूसरी साइड खून से लथपथ जमीन पर जा गिरी। वहीं इस पूरे एक्सीडेंट को आदित्य ने अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसके कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसका दिल जैसे बाहर निकलने के लिए तैयार था। आदित्य बुरी तरीके से डर गया था और वह जल्दी से कायरा की तरफ भागा, लेकिन वह कायरा को टच भी करता उससे पहले ही वहां पर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया और जल्दी से भागती हुई कायरा की तरफ दौड़े। थोड़ी देर में ही कायरा को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसे बचा तो लिया गया था, लेकिन उस हादसे से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और इन सभी का जिम्मेदार आदित्य अपने आप को समझ रहा था। उस दिन के बाद आदित्य कायरा से बात करने के बहाना ढूंढता रहता था और वह उसे प्यार से कायू बुलाता था। पहले तो कायरा को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इस नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, लेकिन आदित्य भी बहुत जिद्दी था। वह उसे इसी नाम से बुलाया करता था। वह उसे हमेशा परेशान करता रहता था। उसकी कभी चोटियों को खींचता तो कभी उसके सामने अलग अलग फेस बनाने लगता, लेकिन कायरा को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह उस दिन को नहीं भूल सकती थी जिस दिन उसकी आंखों के सामने उसके ही माता और पिता को बड़ी बेरहमी से उन लोगों ने मार डाला था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए तो कायरा भी आदित्य को अपनी बातें शेयर करने लगी थी, लेकिन वह ज़्यादा बोलती नहीं थी। वह बहुत ही कम बोलती थी। आदित्य भी काफ़ी तेज और समझदार था। उसने कायरा को 12 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। वह उसे कड़ी ट्रेनिंग करवाता था। कायरा अपने आप को इतना मजबूत करना चाहती थी जिससे कोई उसके सामने टिक ना सके, और हुआ भी ऐसा ही। 15 साल की उम्र में ही वह इतनी तेज हो चुकी थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बच्ची जिसने 10 साल की उम्र में ही अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखा, आदित्य हमेशा उसकी आंखों में एक बदले की आग देखता था। प्रेजेंट टाइम आधे घंटे के बाद कायरा अपने रूम में वापस आ गई और वॉशरूम में चली गई। वहां से नहाकर बाहर आई। उसने एक बार अपने रूप पहन रखा था। उसने कपड़ों को चेंज किया और ब्लैक जीन्स और लूजर वाइट टी शर्ट पहन रखी थी। उसे ज़्यादा मेकअप और सजने संवरने का कोई भी शौक नहीं था। वह हमेशा ही सिंपल रहती थी, लेकिन फिर भी वह इतनी खूब सुंदर लगती थी कि जो भी उसे एक बार देखता तो वह उसे भूल नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा उसकी वह नीली आंखें जिनमें कोई भी समा सकता था। तभी कायरा का फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन को रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, सीनियर, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें एक मिशन पर जाना है और ये मिशन दिल्ली में होगा। कायरा शांत लहजे में बोली, सेंड मी इंफॉर्मेशन, और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वह स्टडी रूम में जाकर वापस सीक्रेट रूम में चली गई। कायरा सीक्रेट रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। अंदर पहुंचते ही उसके सामने कई सारे एक लाइन में कंप्यूटर रखे हुए थे। वह उनका सभी कंप्यूटर में से एक के सामने जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद जब वह कंप्यूटर को ऑन करती है तो वह उसमें देखती है कि उसमें 3 व्यक्तियों की फ़ोटो लगी हुई थी और वहाँ पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। कायरा एक एक करके सबकी जानकारी देखने लगती है। जब वह तीसरी फोटो की देखती है तो उसकी आंखें जैसे गुस्से की वजह से लाल हो जाती हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसके कारण उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उसने गुस्से के साथ उस तीसरी फोटो की तरफ देखते हुए कहा, आखिर अब तुम्हारा वक्त आ ही गया। मैं इस दिन का ही वेट कर रही थी। अब जस्ट
वेट एंड वॉच मिस्टर रोहित सिंह। उसके चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे। वह तीसरी फोटो किसी और की नहीं बल्कि रोहित सिंह की ही थी। वह उस फोटो को गुस्से से देख रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आने लगा, जिसके कारण उसका ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया। जैसे पहले तो वह 2 मिनट तक वैसे ही घूरती रहती है, उसके बाद खुद को थोड़ा नॉर्मल करके वह कॉल को रिसीव कर लेती है। वह जब कॉल को रिसीव करती है तो उस वीडियो कॉल में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 45 साल के आसपास होगी वह दिखाई देने लगता है। उसके चेहरे पर कायरा को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके कारण उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तुमने यह सब देख लिया होगा। उसकी बात सुनकर कायरा ने अपनी शांत और ठंडी आवाज में कहा, हाँ विकास अंकल। उसकी बात को सुनकर वीडियो कॉल पर बात कर रहे विकास जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम अभी ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मैं इसे किसी और को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस मिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कर सकती हो, इसीलिए यह मिशन भी तुम्हें ही पूरा करना होगा। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने अपने सिर को बस हल्की से हाँ में हिला दिया। यह देखकर विकास जी को सोचते हुए मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें पता है कायरा, मैं कभी कभी तुम्हें देखकर हैरान हो जाती हूँ। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 19 साल की हो और तुमने 139 डिटेक्टिव एजेंसी को सिर्फ 16 साल की उम्र में ही ज्वाइन किया था। और तुमने इन 3 सालों में कभी तक सभी के सभी मिशन को बहुत ही अच्छे से पूरे किए हैं, जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। उन मिशन में कितना ज़्यादा खतरा था, लेकिन फिर भी तुमने एक मिशन भी फेल नहीं होने दिया। और यह कहते कहते वह कहीं और ही गुम हो गए थे। फ्लैशबैक। एक लड़की जिसकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच की थी, जिसके काले बाल कंधे पर लहरा रहे थे। उसने ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट टी शर्ट पहन रखी थी, आंखों में ब्लैक गॉगल्स और चेहरे पर मास्क और एक ब्लैक कलर की कैप पर सर पर लगाए हुए थी। साथ ही उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर के बैग को लटका रखा था। वह सड़क के साइड में बस आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसने अपने सर को नीचे किए हुए था और अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन में देखे जा रही थी। साथ ही उसकी फ़ोन पर उसकी उंगलियां काफ़ी स्पीड में चल रही थी। वहाँ पर अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फ़ोन की रोशनी उसकी आंखों में ज़रूर पड़ रही थी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी। उस रात के 2 बज गए होंगे। वह सड़क पे पूरी तरीके से सुनसान थी। वह आगे बढ़ रही थी, तभी उसके कानों में लगातार कई सारे फुट स्टेप्स की आवाज़ें आने लगी। उन सभी आवाज़ों को सुनकर न चाहते हुए भी उस लड़की की उंगलियां उसके फ़ोन पर रुक गईं और उसने अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। ऊपर देखने पर उसने देखा कि कुछ लोग उसके अपोजिट साइड में उसकी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। साथ ही वह लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, बल्कि काफ़ी देर में 10 बॉडीगार्ड नजर आ रहे थे, जो कि शायद एक सबसे आगे भाग रहा था, उस आदमी के पीछे चल रहे थे। वह आदमी अपनी जान बचाकर जल्दी जल्दी भागे जा रहा था, यह तक कि वह भागने के कारण पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो गया था। उस आदमी के हाथ और पैर खून से निकल चुका था। उस आदमी के हाथ गल रहा था, तभी एकदम से उसका पैर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते हुए वह सभी बॉडीगार्ड जो कि उसके पीछे लगे हुए थे, उन सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके आसपास ही खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने बॉस ने कहा है, ये आज बचना किसी भी हालत में नहीं चाहिए, वरना हम लोगों की खैर नहीं है। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने भी हंसकर कहा, अरे तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? देख नहीं रही हो बेचारे को खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसका बचना तो नामुमकिन है। उस बॉडीगार्ड की कही हुई बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। वही जमीन पर पड़ा हुआ वह आदमी दर्द से तड़प रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से एक आवाज तक बाहर नहीं निकल रही थी। वहीं उन सभी से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई वह लड़की यह पूरा सीन देख रही थी। वह सब देखते देखते उसके दिमाग में न जाने क्या आया। उसने सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑफ किया और उसे अपने कंधे पर लटकाए हुए बैग में रख दिया। उसके बाद उसके हल्के से अपने चेहरे पर लगे हुए मास्क को हटा दिया। मास्क को हटाते ही उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि कायरा ही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक कातिलाना मुस्कुराहट थी।
फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने एक बाएं हाथ को अपने होठों पर रखा और एक जोर से सीटी बजाई। वहीं जैसे ही उन लोगों ने किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनी तो सभी ये लोग एकदम से चौंके और जल्दी से इधर उधर देखने लगे। तभी उन सभी की लोगों की नजरें जाकर कायरा के ऊपर टिक गई। वहां पर किसी लड़की को देखकर उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक बॉडीगार्ड ने थोड़े गुस्से के साथ कायरा की तरफ देखते हुए कहा, ए लड़की, क्या है तुझे, मरना है क्या, जो हमारे बीच में आ रही है। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसने अपनी स्माइल को और भी ज़्यादा बड़ा करते हुए उसने अपने शांत लहजे में कहा, तो चलो देखते हैं कि कौन मरना चाहता है। और उसने अपनी तिरछी नज़र सब पर फेरी। जब सब जब हम सभी ने कायरा के कॉन्फिडेंस को देखा तो सभी लोग थोड़ा हैरान हो गए। वहीं वह आज भी अभी भी आदमी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन कायरा के कॉन्फिडेंस को देखकर वह भी काफी हद तक शॉक था। वह लड़की सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 साल की दिखाई दे रही थी और उसमें इतना कॉन्फिडेंस। वहीं वह सभी बॉडीगार्ड्स कायरा की तरफ देखने के बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन सभी में से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, जिसके कारण वह सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ। जिसमें से फिर से एक बॉडीगार्ड ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कहा तुम हमसे लड़ोगी। देखो भाइयों, अब इस जैसी नाजुक लड़की हमसे मुकाबला करेगी। और ये बात सुनते ही वह सभी और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन कायरा के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वह अभी भी बिल्कुल शांत थी। उसने अपने शांत लहजे में कहा, ओके, लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही कायरा की कही हुई बात सुनकर सभी लोगों की हंसी एक मिनट के लिए बंद हो गई और सभी लोग वापस से हंसने लगे। वह एक बॉडीगार्ड ने थोड़े गुस्से से आते हुए कहा, देख लड़की, तू क्या पागल पागल हो गई है। हम लोग कितनी खतरनाक है इसका तुझे अंदाजा तक नहीं होगा, इसीलिए प्यार से बोल रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप से चली जा। अगर हमारे काम में तूने टांग अड़ाई तो इसका नतीजा सही नहीं होगा। लेकिन उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था। वैसे ही उसकी तरफ घूर कर देखती रही। वहीं उसे इस तरीके से घूरते हुए देखकर उस बॉडीगार्ड का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से के साथ कहा, लगता है काफी गर्मी है तेरे अंदर और तुझे बहुत जल्दी ऊपर पहुंचना है। शायद अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तेरी ख्वाहिश को हम काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कर देते हैं। और वैसे भी, और यह कहते हुए उसने कायरा को ऊपर से नीचे अपनी गंदी निगाहों से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत कयामत लग रही हो। और उसे ऊपर से नीचे गंदे इंटेंशन के साथ घूरने लगा और फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, पकड़ उसको। उस बॉडीगार्ड की कही हुई बात को सुनकर उनमें से दो बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और उन्हें अपनी तरह बैठे हुए देखकर सबसे पहले कायरा ने अपनी बैग को नीचे रखा और अपनी बाजू को ऊपर किया और फिर उस जैसे ही उन दोनों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही कायरा ने दोनों के हाथ पकड़कर अपना एक पैर उठाकर दोनों की गर्दन पर दे मारी और दोनों के दोनों वहीं पर ढेर हो गए। जैसे ही वहां पर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड लोगों ने कायरा का ये मूव देखा, वैसे ही सभी लोग एकदम से शॉक्ड रह गए। उनमें से किसी की भी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी कि एक लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। वहीं दो बेलमेंट बॉडीगार्ड को जमीन पर ढेर कर दे। कायरा को इस रूप में देखकर वह आदमी भी जिसे यह लोग पकड़ रहे थे वह भी काफी ज्यादा शॉक दिखाई दे रहा था। वह बस एकटक कायरा को देखे जा रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें खुले रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं वह बॉडीगार्ड भी समय समय से गुस्से हो गया था, लेकिन फिर वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और उसने गुस्से के साथ उन सभी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से पकड़ो इसे। उस बॉडीगार्ड की कही हुई बात को सुनकर सभी बॉडीगार्ड एकदम से डर गए और जल्दी से कायरा की तरफ भागे। लेकिन शायद उन लोगों की आज किस्मत ही खराब थी, क्योंकि कायरा के एक्शन और फाइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा तेज थी कि वह सभी भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में उन सभी को कायरा ने जमीन पर ढेर कर दिया था। उसने सबकी मार मार कर हालत खराब कर दी थी। अगर वहां पर कोई और होता और यह देखता तो वह चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश हो गया होता, क्योंकि वह इस वक्त ऐसी लग रही थी मानो उसमें कोई दूसरी ही आत्मा आ गई हो। कायरा इस वक्त बिल्कुल तेज छुरी की धार की तरह दिखाई दे रही थी। उसका गुस्सा अपनी चरम पर था और जब उसने सभी को अपने अपने रास्ते से हटा दिया तो अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट बॉडीगार्ड ही बचा था, जिसने सबको ऑर्डर दिया था। उस बेचारे की तो जैसे
कायरा के इस रूप को देखकर हालत ही खराब हो रही थी। वह ऊपर से नीचे तक डर के मारे थर थर कांप रहा था। वहीं कायरा अपनी आंखों में बेइंतहा गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वहीं उसकी गई बात को सुनकर कायरा ने कहा, मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? और वैसे तुम कर क्या बोल रही थी, नाजुक सी लड़की है ना? और उसने यह कहते हुए एक जोरदार लात उसके पेट पर दे मारी, जिसके कारण वह आदमी थोड़ी दूर जाकर गिरा। एक लात नहीं, उसकी ही बुरी हालत कर दी थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं कायरा अभी भी काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। वह उसके पास पहुंची और नीचे झुकते हुए उसने गुस्से से बोली, तुम जैसे लोग जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, मुझे उनसे बहुत ही सख्त से सख्त नफरत है। और उसने अपनी कोहनी को उसके छाती पर जोर से दे मारी, जिसके कारण वह भी वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं कायरा वहां से उठी और फिर वह उस आदमी की तरफ गई। वह आदमी अभी भी सदमे में ही था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड कोई ऐसे वैसे नहीं थे, काफ़ी ट्रेंड बॉडीगार्ड थे। लेकिन उन्हें सिर्फ एक 16 साल की लड़की ने ही धूल चटा दी थी। कायरा ने उस आदमी को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहा, क्या आप ठीक हैं? उसकी यह पूछने पर उस आदमी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन कायरा साफ साफ देख पा रही थी कि वह आदमी उठने तक की हालत में नहीं था। उसे इस हालत में देखकर उसने शांत लहजे में पूछा, क्या मैं आपको हॉस्पिटल में ले चलूं? उसके यह पूछने पर उस आदमी ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे आदमी अभी आते ही होंगे। और तभी उसे न जाने क्या हुआ और वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पॉकेट से एक कार्ड बाहर निकाला और उस कार्ड को कायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकती हो और मेरा नाम अरविंद सक्सेना है। तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। मुझे तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा लगा। तभी वहां पर ब्लैक कलर की एक कार आकर रुकी और उसमें से दो आदमी बाहर निकले। उन्हें आते देखकर उस आदमी ने जल्दी से उस कार को कायरा के हाथ में थमा दिया। वहीं वह दोनों आदमी उसे लेकर वहां से चले गए। वहीं कायरा अभी भी खड़ी होकर उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ वह लोग गए थे। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस कार को देखा जिस पर 139 डिटेक्टिव एजेंसी लिखा हुआ था। तो कुछ सोचकर उसने उस कार को ले लिया और अपने बैग में उठाकर घर की तरफ चलने लगी। वह घर के अंदर बॉडीगार्ड के बजते हुए खिड़की से अपने कमरे के अंदर पहुंची, उसका मास्क और गोगल निकाला और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और उस कार को देखने लगी। थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद उसने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और 139 डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में सर्च करने लगी। लेकिन उसकी जानकारी कहीं भी शो नहीं हो रही थी। लेकिन थी तो थी कि वो है एक एथिकल हैकर ही ना। उसने जल्दी से सारी जानकारी निकाली। 139 डिटेक्टिव एजेंसी एक सीक्रेट एजेंसी थी जिसके बारे में शायद आम लोग नहीं जानते थे, और जिसे कायरा ने बचाया था वह इस एजेंसी का हेड था। अगर कायरा इस एजेंसी को ज्वाइन करती है तो वह एक सीक्रेट एजेंट बन जाएगी। सारी जानकारी को पढ़ने के बाद कायरा की आंखें छोटी हो गई थी। फिर उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने खुद से ही कहा, शायद यह मेरे लिए सही साबित हो सकता है अगर मुझे उन्हें बर्बाद करना है तो। प्रेजेंट टाइम, कायरा ने उनके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा, इस मिशन में टाइम लगने वाला है, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? उसकी कही हुई बात को सुनकर विकास जी ने अपने सेंस में आए और मुस्कुराते हुए बोले, उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम इस साथ कॉलेज में 3rd ईयर में हो ना? इस पर कायरा ने कहा, यस। यह सुनकर विकास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम दिल्ली क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी तुम्हें वहां पर हेड अपने कॉलेज की बारिश बनाना चाहते हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा के बाद में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होते हुए कहा, मुझे पता है कि वह मुझे वारिस बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली जाने के लिए तो आपको पता है ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी मुंबई के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। उसकी कही हुई बात को सुनकर विकास जी बोले, वह मैं देख लूँगा, शाम तक का वेट करो और तुम्हें कल निकलना भी है। और यह कहते हुए उन्होंने एक सैल्यूट किया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल के डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद कायरा ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई वॉच पर डाला और फिर कुछ सोचकर वह सीक्रेट रूम से बाहर निकली और फिर अपने रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर की
के नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ के जब वह डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां पर मिस्टर चेतन जी और उनकी वाइफ अनामिका मेहरा पहले से ही बैठी हुई थी। और जब उन दोनों ने कायरा को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनामिका जी के चेहरे की मुस्कुराहट को कायरा के कपड़ों को देखकर थोड़ी सी फीकी सी पड़ गई थी। वहीं कायरा डाइनिंग टेबल पर पास आकर एक चेयर पर खींचकर बैठ गई और फिर उन दोनों को बारी बारी देखते हुए शांत लहजे में बोली, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। यह सुनकर उन दोनों ने भी मुस्कुराते हुए कायरा को गुड मॉर्निंग विश किया। इस पर कायरा ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने लिए प्लेट में नाश्ता सर्व किया और बिना कुछ बोले शांति से अपना नाश्ता करने लगी। वहीं उसे इस तरीके से शांति से नाश्ता करते देखकर अनामिका जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना सर पटकते हुए कहा, कायू बेटा, कभी अपनी मॉम की भी बात सुन लिया करो। आज तुमने फिर से यही ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट पहन ली और ऊपर से तुम ऐसे देख कर रही हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब उनकी कही हुई बात को कायरा ने सुना तो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने शांति से कहा, मॉम आप फिर से शुरू हो गई, और उसी तरीके से अपना नाश्ता करने लगी। वहीं जब अनामिका जी ने उसकी बात को सुना तो उसका मुंह बन गया और वह कुछ कहती कि तभी आदित्य ने आते हुए कहा, बोला, अरे माँ, आपने आज फिर से गलती कर दी। आपको नहीं पता, इन्हें कुछ बोलना ही बेकार है क्योंकि ये महाशया सुनने वाली तो है नहीं। और वह भी चेयर खींच कर बैठ गया। लेकिन उसकी बात को सुनकर कायरा उसकी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देख रही थी और जब यह आदित्य को एहसास हुआ तो उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, ओह हेलो, मुझे ये नज़रें दिखाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता। और जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही कायरा ने उसके पैर पर जोर से लात मारी, जिसके कारण आदित्य की एकदम से चीख निकल पड़ी क्योंकि उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं उसकी चीख को सुनकर चेतन जी ने कहा, क्या हुआ। वहीं कायरा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये सब उसने ही किया हो। वही बेचारा आदित्य उसकी तरफ गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था जैसे कि उसे खा ही जाएगा। लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। उसकी बात को सुनकर चेतन जी और अनामिका जी ने एक दूसरे के देखा फिर नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म होने के बाद आदित्य अपने ऑफिस चला गया और कायरा अपने रूम में। कायरा पूरे दिन अपने रूम से ही में ही रही। शाम को वह डिनर के वक्त नीचे आई, तब तक आदित्य भी आ चुका था। कायरा चुपचाप बैठी डिनर कर रही थी। इस पर आदित्य थोड़े गुस्से के साथ वहां पर आया और उसने चेतन जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। जैसे ही चेतन जी और अनामिका जी ने आदित्य की कही हुई बात सुनी वैसे ही वह दोनों कायरा को देखने लगे। चेतन जी ने कायरा की तरफ देखते हुए पूछा, कायरा, क्या हुआ और तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है। चेतन जी के सवाल को सुनकर भी कायरा ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वह वैसे ही अपना डिनर करती रही। और यह देखकर चेतन जी ने आदित्य की तरफ देखा। इस पर आदित्य ने फिर से थोड़े गुस्से के साथ कहा, क्योंकि हमारी ये प्यारी सी लाडली सी प्रिंसेस कॉलेज में काफ़ी बार लड़ाई कर चुकी हैं और दूसरे इनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, जिसके कारण कॉलेज के प्रिंसिपल ने तंग आकर इन्हें निकाल दिया है। यह सुनकर दोनों कायरा को हैरानी के साथ देखने लगे। लेकिन कायरा को तो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यह देखकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं आदित्य ने फिर से परेशानी के साथ कहा, और मैंने और भी कॉलेजेस देखे लेकिन कोई भी कायरा को नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी नहीं तो मार्क्स सही है ना ही इमेज। और हमें बताया गया था कि कॉलेज में ही हमेशा लड़ती रहती थी, जिसके कारण कोई भी इसे लेना ही नहीं चाहता। उन्हें डर है कि कायरा के जाने से उनकी कॉलेज की इमेज कम हो सकती है। जब आदित्य की कही हुई सारी बातों को चेतन जी ने सुना तो उन्होंने कहा, कायरा की तरफ देखते हुए थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, ये सब क्या है कायरा। लेकिन कायरा ने कुछ नहीं कहा। जब सभी ने उसके ये रवैये देखा तो सभी ने अपने माथे की टेंशन की लकीरें को देखा जा सकता था। वहीं चेतन जी ने वापस से पूछा, कायरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बेटा। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा के हाथ वहीं पर रुक गए और उसने उनकी तरफ देखते हुए शांत भाव के साथ कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ डैड। उन्होंने मुझे निकाल दिया
तो ये उसमें उनकी गलती है, मेरी नहीं। उसकी कही हुई बात को सुनकर सभी ने सुना तो सभी ने जैसे अपना सर पकड़ लिया। वहीं अनामिका जी ने थोड़ी नाराजगी भरी लहजे में कहा, देखो इसे, अब बताओ ये लड़की जब देखो तब बस लड़ाई करती रहती है, और वैसे ये सब तो आपने ही सिखाया ना इसे, बस लड़ाई झगड़ा करवाना। उसकी उनकी कही हुई बात को सुनकर चेतन जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। यह देखकर अनामिका जी का मुंह बन गया और उन्होंने मन में कहा, बस अपनी लाडली को सर पर चढ़ाते रहो, डांटो नहीं। वहीं चेतन जी ने कायरा की तरफ देखते हुए शांति के साथ पूछा, कायू तू अब कहाँ पर पढ़ने वाली है? क्या तुझे अब्रॉड जाना है? मैं तुझे वहाँ भेज सकता हूँ। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने बिल्कुल शांति भरे लहजे के साथ कहा, डैड मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सबके हाथ जो खाना खा रहे थे रुक गए। तीनों कायरा की तरफ देखने लगे। चेतन जी ने कहा, नहीं कायरा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। तुम अच्छे से जानती हो कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने कहा, डैड आपने मुझे इस लायक बनाया है जिससे कोई भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता, तो अब आप क्यों डर रहे हैं? अब वैसे भी मुझे वहाँ के से कॉलेज से जाने के लिए लेटर आ चुका है, तो इसके आगे वह कुछ भी कहती उससे पहले ही आदित्य ने बीच में ही कहा, ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसने तुझे अपना लिया? सब जबकि मुंबई के किसी भी कॉलेज ने तुझे नहीं अपनाया। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं चेतन जी ने भी गुस्से के साथ कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम चाहो तो अब्रॉड जा सकती हो, लेकिन दिल्ली बिल्कुल भी नहीं। जब उनकी कही हुई बात को कायरा ने सुना तो वह डाइनिंग टेबल से खड़ी हुई और गुस्से के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। मुझे इस तरीके से जाते हुए देखकर आदित्य चेतन जी की तरफ देखते हुए बोला, आपको उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थे। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं ना डैड, जब वह अपनी पर आ जाती है तो किसी की भी नहीं सुनती। उसकी कही हुई बात को सुनकर अनामिका जी ने बीच में ही कहा, लेकिन बेटा दिल्ली में उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। वह अपनी जान है, वो हमारी जान है, और हम उसे कैसे वहाँ पर भेज सकते हैं? तुम्हें सब पता है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उनकी बात को सुनकर आदित्य ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मॉम ये बात तो आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हैं कि कायरा किस तरीके की लड़की है। अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो कर लिया है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। और वह चुप हो गया। फिर उसका भी मन डिनर करने का नहीं हुआ, जिसके कारण वह भी अपने रूम में चला गया। वही चेतन जी अनामिका जी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गए थे। अगली सुबह 8 बज चुके थे, लेकिन कायरा अभी तक नीचे नहीं आई थी। यह देखकर चेतन जी आदित्य से कहा कि वह कायरा को बुला कर लाए। जब आदित्य कायरा के रूम में गया तो उसे कायरा कहा एक लेटर मिला, और कायरा अपने रूम में कहीं भी नहीं थी। यह देखकर वह समझ गया कि कायरा यहाँ से जा चुकी है। उसने वह लेटर चेतन जी को दिया जिसमें लिखा हुआ था, डैड आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी और मैं दिल्ली जा रही हूँ और मुंबई आप सभी से मिलने आ जाया करूँगी। और प्लीज़ आप मुझ पर नज़र रख के अपडेट करने की किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी कोई शक हो, जिससे मुझे भी खतरा हो सकता है। इसीलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस लेटर को पढ़कर चेतन जी की माथे पर परेशानी की लकीरें को साफ देखा जा सकता था। उन्होंने परेशानी के साथ कहा, ये कायरा ने ठीक नहीं किया है, वहां पर बहुत खतरा है। उनकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य ने कहा, डैड आप चिंता मत कीजिए, कायरा को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। आदित्य की कही हुई बात को सुनकर चेतन जी ने कहा, लेकिन अगर ये कायरा को पता चल गया तो वह बहुत नाराज हो जाएगी। यह सुनकर आदित्य ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हम उन्हें बोल देंगे कि वह सब उसकी छुपा कर रक्षा करें। अभी तक देर मनाते मनाते रहने के बाद आखिरकार चेतन जी भी इस चीज़ के लिए मान गए थे, और उनके उनके मानते ही आदित्य ने जल्दी से फ़ोन को बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा। 2 रिंग जाते ही उसकी कॉल को रिसीव कर लिया गया। कॉल को रिसीव कर होते ही आदित्य ने कर आवाज़ में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रहा हूँ। ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन याद रखना कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो उधर से आवाज़ आई, ओके बॉस। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लड़की ब्लैक लगेज को लेकर बाहर निकली। उसने आज भी ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट पर एक कैप, आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे और आँख कानों में ब्लैक ब्लूटूथ लगा रखा था।
और एक ब्लैक बैग को अपने कंधे पर टांगे हुई थी। वह लगेज लेकर सर नीचे की ओर बाहर निकली और इधर उधर अपने सर ऊपर करके देखने लगी। तभी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र करीबन 5 साल की होगी, उसके हाथों में एक गेंद थी जो उसने सड़क के बीचों बीच फेंक दी और वह उसे उठाने वापस जाने लगी। उसकी माँ कुछ खरीद रही थी जिसके कारण उसका ध्यान अपनी बेटी पर नहीं गया। वह बच्ची अपनी गेंद को उठाने के लिए सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही कायरा की नज़र उस बच्ची और उस ट्रक पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपने लगेज को वहीं पर छोड़ दिया और जल्दी से उस बच्ची की तरफ भागी। वहीं दूसरी साइड एक लड़का भी था जिसने भी यह सब देखा और वह भी काफी फुर्ती के साथ उस बच्ची की तरफ दौड़ा। लेकिन कायरा थोड़ी पास में ही थी। वह जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसने जल्दी से उस बच्ची को पकड़ लिया। तब तक वह ट्रक भी काफी ज्यादा पास आ चुका था। लेकिन कायरा ने जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए वहां से दूसरी तरफ उस बच्चे को गोद में उठाकर छलांग मारी। वहीं जैसे ही उस लड़के ने यह सीन देखा, वैसे ही उसके कदम एकदम से अपनी जगह पर ही जैसे रुक गए थे और उस लड़की की आंखें कायरा के ऊपर ही थम गई थी। वहीं कायरा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वह बच्ची डर के मारे रोने लगी थी और जब उसकी माँ ने उसे अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, उसने भी यह देख लिया था। साथ ही जब वहाँ के लोगों ने इस सीन को देखा तो सभी लोग कायरा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे थे। वहीं वह माँ जल्दी से कायरा की ओर भागी, कायरा से अपनी बच्ची को वापस लिया और अपनी बच्ची को इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई कि उनकी बच्ची पूरी तरीके से ठीक है, तो उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से नम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कायरा की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखों के साथ कहा, थैंक यू, मेरी बच्ची को बचाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उनकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने अपना गॉगल निकाल दिया और फिर उस बच्चे की तरफ देखते हुए शांत भरे लहजे में कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं और प्लीज़ अगली बार से अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें। कायरा की बात सुनकर उस लेडी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कायरा के छलांग लगाने के कारण उसकी कैप निकलकर नीचे गिर गई थी, जिसके कारण कायरा का पूरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं वह लड़का उन दोनों से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर एक टक उसे ही देखे जा रहा था। वह चाहकर भी अपनी नजरों को कायरा के ऊपर से नहीं हटा पा रहा था। आखिर कायरा थी ही इतनी ज्यादा सुंदर। उसकी वह नीली आंखें जिसमें कोई भी डूबना चाहेगा, उसके खुले रेशमी बाल, पंखुड़ियों के समान होठ, कायरा काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह सिर्फ उसे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह अपने आप में ही बोला, इंटरेस्टिंग। वह अभी भी कायरा को देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आई, सर चलिए, कार आ चुकी है। उस आवाज को सुनकर उस लड़के ने ध्यान कायरा से हट गया और उसने अपना सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो वहां पर ब्लैक कपड़े पहने हुए एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। उसे देखकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उसने उस बार फिर से एक बार कायरा की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। उसके लिए 3 ब्लैक कार इंतजार कर रही थी। वह लड़का भी काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था। उसने ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू जैकेट वाइट टी शर्ट के साथ पहनी हुई थी, आंखों में चश्मा लगाया हुआ, हाथ में ब्रांडेड घड़ी थी, पैरों में ब्लैक कलर के जूते थे। उसे देखकर वहां पर खड़ी लड़कियां अपनी आहें भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी कि हाँ यार, कितना हॉट बंदा है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता था। वह कार में बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कायरा ने अपनी कैप को लगाया और गॉगल लगाकर अपने लगेज को उठाकर वह भी वहां से टैक्सी लेकर निकल गई और एक बिल्डिंग के सामने पहुंची जिसकी ऊंचाइयां आसमान को छू रही थी। यह शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। कायरा अंदर गई और रिसेप्शन पर पहुंची। पहले तो रिसेप्शन उसे देखकर फिर से अपने काम में लग गई थी। कायरा के ने यह नोटिस कर लिया और अपना बैग ब्लैक डायमंड कार्ड निकाला, रिसेप्शन पर रखते हुए कहा, मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने ब्लैक डायमंड कार्ड देखा, उसकी आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह गई थी। उसने कायरा को देखा जिसने सिर्फ
सिंपल कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसे यह पर कहावत याद आ गई कि किसी को कपड़ों को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। उसने जल्दी से रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहा, ओके मैम, और उस कार्ड की काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ लेकर कार्ड को स्वाइप किया और एक चाबी को कायरा के हाथों में थमा दिया। कायरा ने अपने कार्ड वापस से ले लिया और लिफ्ट की तरफ चली गई। उसका अपार्टमेंट 50वें फ्लोर पर था। लिफ्ट से बाहर निकली और अपार्टमेंट का डोर ओपन किया और उसके अंदर चली गई। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।